हे गाइस, दिस इज मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 31 जो कि 21 ऑफ सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और आगे क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। यानी कि आप कहेंगे कि 1848 के बाद यूरोप में जो राष्ट्रवाद पनपा उसकी वजह से जनतंत्र एवं क्रांति हुई और एक तरीके से काफी सारे बदलाव आने लगे। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। जो रूढ़िवादी लोग थे वो क्या करते थे, राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करके अपना काम करते थे। मध्यवर्गीय जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, जो ना तो बहुत रिच थे ना ही पुअर थे, तो मध्यवर्गीय जर्मनी लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। तो इस तरीके से हुआ क्या कि आंदोलन होते रहे, लोग अपनी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अपना अपना फायदा देखती रही, तो इस तरीके से काम होते चले गए, सब अपना अपना बेनिफिट देखते गए और राष्ट्रवादी लोग जो थे, राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो बढ़ता चला गया। जर्मनी का एकीकरण 1866 टू 1871, तो ये देख लेते हैं। एकीकरण प्रंशा के नेतृत्व में हुआ। जो एकीकरण था वो प्रंशा के नेतृत्व में हुआ था। प्रंशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। यानी कि प्रंशा जो थे उन्होंने प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क में राष्ट्र के निर्माण में यानी कि देश को बेहतर बनाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रंशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। आगे देख लेते हैं। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रंशिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया और नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। तो इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण 1866 से शुरू हुआ और 71 पे इस तरीके से इसका काम हुआ। इटली का एकीकरण 1859 टू 1870, 59 में शुरू हुआ और 70 तक चला। और इसमें क्या क्या चीजें हुई? सबसे पहली चीज हुई थी, इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली जो था वो 7 अलग अलग राज्यों में बटा था। 1830 के दशक में जोसेप्पे मैत्सनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यानी कि मैत्सनी ने एकीकरण करने के लिए अपना जो कार्यक्रम था वो प्रस्तुत किया। 1830 एवं 48 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, यानी कि वो सफल नहीं हो पाए। और 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया, पीडमांट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। क्या किया? हरा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। 1861 में एमनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। आगे देखते हैं। आगे है काउंट कैमिलो दे काउर। काउंट कैमिलो दे काउर, इन्होंने क्या किया इनका देख लेते हैं। यह सार्डिनिया, पीडमांट का प्रमुख मंत्री था। कौन था? सार्डिनिया, पीडमांट का प्रमुख मंत्री था। इसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी था ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे कावूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका। तो इस तरीके से इन्होंने अपना काम किया। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है गैरीबाल्डी के बारे में। गैरीबाल्डी ने क्या किया? वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। यह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सहस्त्र स्वयं सेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और
स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। स्थानीय किसान जो लोकल किसान होते हैं, उसने दक्षिण इटली एवं सिसिली को राजा एनुअल द्वितीय को सौंप दिया और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। तो ये भूमिका निभाई गैरिबाल्डी ने इटली में। ठीक है, तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। आपको एक निबंध लिखना है लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2 है, एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना। प्रश्न नंबर 3 है, जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 4 है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया। तो ये हैं आज के हमारे 4 प्रश्न जो हमसे आज की वर्कशीट में पूछे गए। चलिए शुरू करते हैं चारों प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। इटली में एक तरफ तो बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन था, तो दूसरी ओर कुछ हिस्सों में कई छोटे छोटे राज्य थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली 7 प्रांतों में बटा हुआ था। उनमें से एक सार्डिनिया पिडमांट पर किसी इटालियन राज परिवार का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रेलिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य के नियंत्रण में था। मध्य भाग पोप के शासन में, दक्षिणी भाग में स्पेन के बॉर्बन राजाओं का नियंत्रण था। इटलियन भाषा का कोई एक स्वरूप अभी तक नहीं बन पाया था। इस भाषा के कई क्षेत्रीय और स्थानीय प्रारूप थे। 1830 के दशक में ज्यूसेपे मैत्सनी ने एक समग्र इटालियन गणराज्य की स्थापना के लिए एक योजना बनाई, लेकिन 1831 और 48 के विद्रोह की विफलता के बाद अब इसकी जिम्मेदारियां सार्डिनिया पिडमांट और उसके शासक विक्टर एनुअल द्वितीय पर आ गई थी। उस क्षेत्र के शासक वर्ग को लगने लगा था कि इटली के एकीकरण से आर्थिक विकास तेजी से होगा। तो ये था आज के पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर है, तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। आज का प्रश्न नंबर 2 है, एकीकृत जर्मनी का राजा कौन था। तो इसका उत्तर है केसर विलियम प्रथम एकीकृत जर्मनी का राजा था। प्रश्न नंबर 3 है, जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 के बीच की एक प्रक्रिया रही, जिसकी निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ। प्रशा वहां का राजा था। नंबर 2, बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर तथा तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता था। वह ऑटो फोन बिस्मार्क के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। उसने राष्ट्र निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा की। थर्ड पॉइंट है, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो इसी के साथ उत्तर नंबर 3 पूरा होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया। तो इसका उत्तर है 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा, क्योंकि नेपोलियन की हार के पश्चात राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इस तरह राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से रूढ़िवादियों ने अक्सर ही राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया, जिसका परिणाम यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव के रूप में परिलक्षित हुआ। तो इस तरीके से ये जो यूरोप का राष्ट्रवाद था, उसने लोकतंत्र और राष्ट्रवाद से अपना जुड़ाव कैसे अलग किया, ये इसका प्रभाव था। इसी के साथ आज की वर्कशीट होती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।